नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं और जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु और दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये क्लास 6-7 में भी ये पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में ये बेंगलुरु प्रसिद्ध है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी हब होने के कारण ही बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी पावर थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी, यानी समुद्र शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? स्पाइकमैन, जॉन मैकिंडर, हेनरी कैबॉट लॉस या अल्फ्रेड थेसर महान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अल्फ्रेड थायर महान है। ठीक है, एटी महान जिसको कहते हैं हम लोग। तो जो सी पावर कॉन्सेप्ट है इसकी बात एटी महान करते हैं। अब सी पावर कॉन्सेप्ट में कहा क्या गया है, जैसे रिमलैंड थ्योरी जैसे स्पाइकमैन देते हैं, ठीक है, हर्टलैंड थ्योरी मैकिंडर देते हैं। तो उसके बाद आता है सी पावर कॉन्सेप्ट और इसके बाद फिर आता है एयर पावर कॉन्सेप्ट। तो सी पावर में कहा गया है कि अगर किसी भी देश को अपनी स्थिति मजबूत रखनी है, यानी विश्व में अगर अपनी जो सेना है उसको मजबूत रखना है या किसी देश के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो स्थल सेना के साथ साथ वायुसेना और जो समुद्री सेना है यानी जो नेवी है उसको भी मजबूत रखना होगा, उसको भी काफ़ी स्ट्रांग रखना होगा, तब आप किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। ये जो सी पावर कॉन्सेप्ट था समुद्र शक्ति, ये अल्फ्रेड थेसर महान का है। ओके, हम बात करते हैं तो 1890s में यानी 1890 में जो महान थे, ठीक है, अल्फ्रेड थेसर, ये मेहनत हो गया, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अल्फ्रेड थायर महान है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑन हिस्ट्री, और इसी पुस्तक में वो सी पावर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं 1890s में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य था? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या उड़ीसा। तो 2014-15 में जो रेशम का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य था वो झारखंड था, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड सबसे बड़ा था। हालांकि रेशम के उत्पादन के मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम ये टॉप के 3 स्टेट हैं जहां रेशम का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश भारत है, यानी पूरे विश्व में रेशम की 4 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पहला है शहतूत, दूसरा है तसर, तीसरा है ओक तसर और चौथा है एरी और मूगा। ये रेशम की 4 प्रकार है, 4 किस्म है, और ये पूरे विश्व में केवल भारत में ही इसका चारों किस्म की खेती की जाती है। अगर भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में है। ओके, ऑप्शन में कर्नाटक नहीं था इसलिए झारखंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमेट सिटी यानी प्राइमेट शहर का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी कौन दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी इजी था, मार्क जेफरसन। ठीक है, जो लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट है ये मार्क जेफरसन देते हैं, और ये 1939 में यानी 1939 में जो मार्क जेफरसन है इन्होंने अपने लेख में, और वो लेख क्या था, तो द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी में सबसे पहले प्राइमेट सिटी वर्ड का प्रयोग भी करते हैं।
तो ये कब दिए थे? 1939 में, यानी 1939 में। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉरी द लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सामान्य नक्शे बनाने के लिए निम्नलिखित नक्शा प्रोजेक्शन में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? यानी अगर वर्ल्ड के मैप हम बनाएं तो सबसे बेस्ट जो मैप प्रोजेक्शन है वो कौन सा है? मर्केटर है, सिंपल सिलिंड्रिकल है, जेनिथल है, या फिर लैम्बर्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी सिंपल सिलिंड्रिकल जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन में विश्व का मानचित्र आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 24वां, तीसरा, 14वां या फिर 16वां? तो उस समय और अभी भी है झारखंड का 14वां स्थान डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूरे भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक समुद्री बंदरगाह से मसालों, चाय, कॉफ़ी, नारियल का तेल निर्यात किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोची। जो कोची यानी विशाखापत्तनम के आसपास जो पोर्ट है, ठीक है, उस पोर्ट से जो मसाला है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें चाय भी, कॉफ़ी भी और नारियल का तेल भी है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्षा और तापमान के बीच संबंध को किसके द्वारा प्रभावी रूप से दिखाया गया है? यानी यहाँ पूछ रहा है एक ग्राफ के बारे में, और ये ग्राफ में एक तरफ दिया हुआ है रेनफॉल यानी वर्षा, और एक तरफ दिया हुआ टेम्परेचर। तो एक तरफ रेनफॉल, एक तरफ टेम्परेचर, ये किस ग्राफ में दिखाया जाता है? तो ये ग्राफ क्या कहलाता है? हीदर ग्राफ। ठीक है, हीदर ग्राफ में रेनफॉल और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन होता है, जो ग्राफ बनता है, वो दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र की अवधारणा को विकसित किया? यानी मेंटल मैप के बारे में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वाइट, गोल्ड और लिंच, ये तीन का नाम आता है, और अधिकांश में आएगा वाइट एंड गोल्ड। जब वाइट एंड गोल्ड ना आए तो एक और विद्वान है लिंच। तो ये तीनों का नाम अग्रणी है मेंटल मैप के कॉन्सेप्ट को देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा मछली निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? यानी फिशिंग एरिया सबसे बड़ा पूरे विश्व में। आर्कटिक क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो अटलांटिक रीजन का है, और अधिकांश जो विश्व के बड़े बड़े मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है वो इसी अटलांटिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब जिस क्षेत्र में मत्स्य यानी फिशिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन अधिक होने के कारण उसका निर्यात भी यानी एक्सपोर्ट भी लोग करेंगे। तो ये जो अटलांटिक रीजन है, इस रीजन में मछली का उत्पादन भी अधिक होता है, और उत्पादन अधिक होता है जिसके कारण इसका एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा देश म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है? यानी वर्तमान समय में नहीं, ये प्राचीन समय में किस देश का नाम म्यांमार, या अभी म्यांमार जो देश है इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछा है। भूटान, नेपाल, चीन नहीं बल्कि वर्मा। म्यांमार को प्राचीन समय में वर्मा देश के नाम से जाना जाता था। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों की लोक संस्कृति के गानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी इसमें क्वेश्चन को समझिएगा। झारखंड में जो जनजातीय क्षेत्र है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एरियाज हैं, इन क्षेत्रों में जो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के गाने गाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? बाल गीत, नृत्य गान, विवाह गीत, या धर्म से संबंधित गीत? तो ये मतलब कॉमन सा सेंस लगाना है इसमें, ये नृत्य गान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोमोरीरी जो देश के हिमाच्छादित आर्द्र भूभागों में से एक है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। जो सोमोरीरी है ये एक ग्लेशियर है। ठीक है,
और जो सोमोरिरी ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर का अब लद्दाख के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सोमोरिरी एक झील भी है, और जो सोमोरिरी झील है ये सोमोरिरी ग्लेशियर से पिघलने से जो जल इकट्ठा होता है उसी से बनता है। तो सोमोरिरी ग्लेशियर से जो जल पिघलकर इकट्ठा होता है उसी से सोमोरिरी झील का निर्माण भी हुआ है, जो कि लद्दाख में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2017 में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो अभी भी है, चावल के उत्पादन में सबसे विश्व में बड़ा चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, आज भी है। यहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 17 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा किया जाता है, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 है। भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और इंडोनेशिया 8% चावल का उत्पादन करता है पूरे विश्व का। ओके, सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर भारत है, फिर इंडोनेशिया है। ओके, अब आते हैं 3 सेक्टर थ्योरी, अर्थव्यवस्था की अनुक्रमिक प्रगति की जांच करने का विचार 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा एक साथ विकसित किया गया था। इनमें से कौन सा एक नहीं है? अब जो 3 सेक्टर मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, 3 सेक्टर मॉडल जब आया तो इसके रिव्यू के लिए, इसके जांच के लिए फिर कुछ अर्थशास्त्री थे जो कि इसको आगे बढ़ाते हैं, इसकी रिव्यू करके उसको उसमें सुधार करके आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें 3 अर्थशास्त्री का नाम आता है और आपके ऑप्शन दिए हैं 4। तो बताना ये है कि इसमें से कौन सा नहीं था उसमें शामिल। तो इसमें नेल्सन फूटे जो है वो शामिल नहीं थे, बल्कि एलन फिशर, कॉलिन क्लार्क और जीन फुरास्ते, ये तीनों जो 3 सेक्टर मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड उसमें शामिल थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा 3 सेक्टर मॉडल की। तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र मॉडल एलन फिशर द्वारा 1939 में दिया गया था। ठीक, बाद में कॉलिन क्लार्क और जीन फॉरेस्ट्री ने 1941 में इसमें सुधार किया। ठीक, तो जो 3 सेक्टर मॉडल है पहले तो 1939 में एलन फिशर देते हैं और उसमें कॉलिन क्लार्क और जीन फॉरेस्ट्री ने सुधार करते हैं 1941 में। तो 3 सेक्टर मॉडल से ये तीनों जो अर्थशास्त्री थे उनका संबंध है। 3 सेक्टर मॉडल के अनुसार क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की गतिविधि का मुख्य फोकस प्राथमिक से माध्यमिक और अंत में तृतीय क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाता है। यानी कोई भी अगर देश की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी देश में जो डेवलपमेंट होता है ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज क्या होता है कि कोई भी देश अपना जब विकास का प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कृषि संबंधी कार्य बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होता है। जब वो विकास करना शुरू करता है तो इसका स्टेज चेंज होता है और जो प्राइमरी सेक्टर है ये धीरे धीरे इम्प्रूव करता है और सेकेंडरी सेक्टर में लोग शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, अब जब सेकेंडरी सेक्टर में भी लोग अच्छा जब इसमें संख्या हो जाता है तब लोग टर्सरी सेक्टर की ओर मूव करते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर में आप विकास कर लिए, अब विकास करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने रहन सहन, जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज होगा। तो अब आ जाएंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में अपनी जीवन पद्धति को और अच्छे से बेहतर करके और हम लोग और थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं हम लोग टर्सरी सेक्टर में। तो ये जो इकोनॉमिक 3 सेक्टर जो मॉडल है वो यही बताता है, जिसका प्रतिपादन एलन फिशर ने किया था। ओके, तो यही था आज का क्वेश्चंस। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस देखने में, समझने में क्वेश्चंस के पैटर्न को आसानी होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। तो यहाँ टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।